इसे प्यार से लोलिता एक्सप्रेस कहते हैं। ये एक बोइंग 727 प्राइवेट जेट है। इसमें शानदार मुलायम मखमली सिल्क लगा है और दबे हैं ढेर सारे सीक्रेट्स। इस जेट की मंजिल एक ऐसी जगह है जो दुनिया के कमर्शियल मैप पे आपको कहीं दिखाई नहीं देती है, और ये जेट इस जगह पर दुनिया के सबसे अमीरतम लोगों को लेकर आता है। और इस जगह का चौकीदार है जेफरी एप्स्टीन। और मजे की बात यह है, ये चौकीदार भी है और खुद एक बिलियनियर या अरबपति भी है। इसने अपनी इंटेलिजेंस और इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके एक ऐसा काला साम्राज्य खड़ा कर दिया है जहां पर कमजोरों का सिस्टमिक तरीके से शोषण होता है। लेकिन इसका भांडा 2005 में फूटता है और आज 2026 में भी इसके गड़े मुर्दे धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ये किस्सा है एप्स्टीन फाइल्स का, वो फाइल्स जिसमें इसके काले साम्राज्य की सारी रसीदें दबी हुई हैं। इन फाइल्स ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। भारत की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है और इसमें ऐसे ऐसे नाम निकल कर आने वाले हैं कि आप सोचेंगे अच्छा, इस आदमी के भी इससे कनेक्शन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस दुनिया के आर्किटेक्ट जेफरी एप्स्टीन की कालकुंडली निकालते हैं। समय है दिसंबर 1945 का। यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं और इसका मकसद है जर्मनी में हुए होलोकास्ट और वहां के डेथ कैंप से बचे हुए 1000 जूइश लोगों को अमेरिका में लाकर बसाना। इन 1000 लोगों में दो नाम हैं, सिमोर एप्स्टीन एंड पॉलिन एप्स्टीन। इन्हें अमेरिका में 103 ऑर्चर्ड स्ट्रीट मैनहट्टन न्यूयॉर्क में लाकर बसाया जाता है। कुछ समय बाद ये परिवार न्यूयॉर्क के ही ब्रुकलिन इलाके में शिफ्ट हो जाता है और उस दौर में ब्रुकलिन एरिया में अमेरिका का सबसे कुलीन वर्ग रहता है। यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन पार्क्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं और इनकी वाइफ पॉलिन एप्स्टीन एक होममेकर या गृहिणी है। साथ में एक स्कूल में सहायक के तौर पे काम करती हैं। सीधा साधा मिडिल क्लास परिवार है, नो फ्रिल्स नो प्रॉब्लम्स। 20 जनवरी 1953 को इस परिवार में एक बेटे का जन्म होता है जिसका ये नाम रखते हैं जेफरी एप्स्टीन। स्कूल जाने की उम्र में ये स्कूल में दाखिला लेते हैं। पहले ये पब्लिक स्कूल 188 और उसके बाद मार्क ट्वेन पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। यहाँ की कम्युनिटी के लोग और स्कूल के साथ के इनके लोग इसे मैथ विज कहते हैं, यानी गणित का जादूगर कहते हैं। और ये साथ ही बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाकर पैसा भी कमाता है। और यहाँ से ये 2 ग्रेड्स स्किप करके लफायत हाई स्कूल से 16 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल पास कर लेते हैं। और इसी साल ये कॉलेज ज्वाइन करता है जिसका नाम है द कूपर यूनियन, और यहाँ पर ये फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन 1971 में इसका ट्रांसफर कोरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कर दिया जाता है, जहां पर रहकर ये मैथमेटिकल फिजियोलॉजी पढ़ रहा है। लेकिन इसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। जून 1974 में अपनी डिग्री पूरी होने के ठीक पहले ये कॉलेज छोड़ देता है। अभी आदमी बिलियनर नहीं है, लेकिन इसके बाद ये जो करने वाला है वो इस दुनिया में सोशल नेटवर्किंग और सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर क्लास है। और अब ये अपने दिमाग में चल रही योजना को अमली जामा पहनाना शुरू करता है। और अब इसके निशाने पर है मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सबसे प्रेस्टिजियस और प्रतिष्ठित स्कूल डाल्टन हाई स्कूल। यहाँ पर अमेरिका के नहीं, दुनिया के चंद सबसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन डिग्री ना होने के बावजूद टीचर की नौकरी हासिल कर लेता है, क्योंकि वहां पर उस समय के प्रिंसिपल टीचिंग के नए मेथड्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं। और एप्स्टीन यहाँ पर आकर मैथ्स और साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मकसद पढ़ाने से ज्यादा अमीरों के बच्चों को इन्फ्लुएंस करके उनसे दोस्ती करना है। लेकिन 1976 में इसे स्कूल से डिसमिस कर दिया जाता है। कारण, जैसा कि आमतौर पर होता है, कभी बाहर नहीं आते। लेकिन ऑफिशियल रीजंस ये बताए गए कि इसके साथ कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, इनके पढ़ाने के तौर तरीके कुछ अजीबोगरीब हैं। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि स्कूल का मैनेजमेंट इसका बच्चों के साथ कुछ फिजिकल इंटरेक्शंस को लेकर ज्यादा ही परेशान था। लेकिन स्कूल से निकाले जाने से पहले अपना खेला कर चुका है। ये ट्यूशन पढ़ाने के बहाने अमेरिका में
इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से सबसे बड़े एक बैंक बेयर स्टर्न्स के मालिक एलन एस ग्रीनबर्ग के बेटे से दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है और एक पेरेंट टीचर मीटिंग में ग्रीनबर्ग का बेटा ही एप्स्टीन को ग्रीनबर्ग से मिलवाता है और एप्स्टीन पहले ही मीटिंग में ग्रीनबर्ग को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है। और इसी साल 1976 में स्कूल से निकाले जाने के बाद मिस्टर ग्रीनबर्ग से सीधे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके बेयर स्टर्न्स ज्वाइन कर लेता है और ये यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट टू ऑप्शंस ट्रेडिंग के पद पर ज्वाइन करता है और अपनी मैथमेटिकल स्किल्स का प्रयोग करके जल्दी ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में महारत हासिल कर लेता है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अनुसार इस आदमी में टैलेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, यानी ये नजदीकी बढ़ाने का टैलेंट रखता है। ये आदमी मैथ्स का जीनियस नहीं है, ये जीनियस ऑफ गैदरिंग यानी महफिल का खिलाड़ी है, महफिल का जीनियस है। इस आदमी में लोगों को शीशे में उतारने की गजब की कला है और बेयर स्टर्न्स में इसकी सफलता बड़ी गजब की है। 1980s आते आते ये इस फर्म का लिमिटेड पार्टनर बन जाता है, लेकिन फिर यहाँ इसके कंडक्ट और परफॉर्मेंस को लेकर इश्यूज खड़े हो जाते हैं, यानी इसके व्यवहार और परफॉर्मेंस को लेकर इश्यूज खड़े हो जाते हैं और 1981 में बेयर स्टर्न्स से इसका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाता है। 1981 में बेयर स्टर्न्स से किकआउट होने के बाद ये अपनी खुद की फर्म की नींव रखता है और जिसका नाम रखता है इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप यानी IAG और मार्केट में इस फर्म की बड़ी ही यूनिक तरीके से पोजीशनिंग करता है। ये कहता है कि मैं अमीरों का बाउंटी हंटर हूं, यानी तो अगर आपका पैसा डूब गया है आप मुझे कंसल्टेंट बनाइए, मैं उसको रिकवर करके दूंगा। और इसी दौर में ये हाई लेवल सोशल नेटवर्किंग और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्कीम्स के खेल में शामिल हो जाता है। 1982 में इसकी सबसे पहली फेमस क्लाइंट बनती हैं स्पेन की एक्ट्रेस एना ऑब्रेगोन। एना ऑब्रेगोन अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्राइडेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉलेप्स में डुबो चुकी हैं और जेफरी एप्स्टीन वो पैसा इन्हें रिकवर करके देता है। नाइनटीन 87-88 में जेफरी एप्स्टीन दो बड़े शिकार करता है, जिसमें से पहला है स्टीवन हॉफनबर्ग। 1987 में एप्स्टीन स्टीवन हॉफनबर्ग की टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में एज अ सीनियर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं देना शुरू करता है। CBS न्यूज और नेशनल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों मिलकर $460 मिलियन के फर्जी प्रॉमिसरी नोट्स और बॉन्ड्स ये लोगों को बेच देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये रिटायर्ड लोगों को टारगेट करते हैं। हॉफनबर्ग ने बाद में दावा किया कि इस कहानी में असली मास्टरमाइंड तो एप्स्टीन ही है। वही फेक सिक्योरिटीज और एसेट्स को मैनेज कर रहा था, वही स्टॉक्स की प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहा था, वही नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को लौटा रहा था। लेकिन 1995 में हॉफनबर्ग दोषी पाए जाते हैं, वो गिल्टी प्लीड करते हैं और उन्हें 18 साल की जेल की सजा होती है। और मजे की बात यह है कि जिस एप्स्टीन ने हॉफनबर्ग से ही $2 मिलियन लेकर ये स्टॉक्स की प्राइसेस का सारा खेल रचा था, वो बच निकलता है। और ये आदमी इतना तेज है कि 1987 में जिस पैन एम एयरवेज में ये एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा है, उसके एडवाइजर के तौर पे उस कंपनी में लिस्टेड है, उसी कंपनी को टेक ओवर या हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। ये एलीट सर्कल्स में और पावरफुल लोगों में इतना इजीली घुसपैठ कैसे करता था, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करता था। ये अपने एसोसिएट्स जिनके साथ ये काम करता था उनको ये बताता था कि वो CIA एजेंट है और CIA एजेंट होना इसको एक मिस्टीरियस ओरा देता था और इसी ओरा के सारे इन्हीं एलीट सर्कल्स में घुसता था और वहां अपनी पैठ बनाता था। पूरे 80s के दौर में ये US, यूरोप और मिडिल ईस्ट ट्रैवल करता है और वहां कॉन्टैक्ट्स की, अमीर लोगों से कॉन्टैक्ट्स की ऐसी फिरकी बनाता है जिसको वो आगे जाकर इस्तेमाल करने वाला है। दुनिया के सभी रसूखदार लोगों में ये रेपुटेशन बनाने में कामयाब रहता है कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसका सलूशन निकाल सकता है। और इसी दौर में ये कभी लीगल तो कभी इलीगल फ्रॉडुलेंट स्कीम्स के सारे वो सीड मनी कमा पाता है जिससे चलकर ये आगे मिस्टर वेक्सनर को प्रभावित करने वाला है। एप्स्टीन ने असली दौलत मिस्टर लेज़ली वेक्सनर से मिलने के बाद ही कमाई। 1987-88 में ये मिस्टर लेज़ली वेक्सनर से कैसे मिला, इसके बारे में दो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि पाम बीच जाते समय एक प्राइवेट जेट में
ये इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट मेस्टर से मिला। रॉबर्ट मेस्टर मिस्टर वेक्सनर के दोस्त हैं और इन्होंने ही इन दोनों को आपस में मिलवाया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मिस्टर वेक्सनर के उस समय के फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर हैरोल्ड लेविन ने एप्स्टीन को वेक्सनर से मिलवाया, लेकिन बाद में लेविन ने वेक्सनर को चेताया कि आई स्मेल अ रैट, कुछ गड़बड़ है एप्स्टीन के साथ, आप इस आदमी पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी है। मिस्टर वेक्सनर ने लेविन को किक आउट किया और उसी की जगह एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया। इस आदमी की जादूगरी ये है कि इसकी बनाई जब एक लंका ढहने लगती है तो उसके साइड बाय साइड ये दूसरी लंका की नींव रख देता है। और उसे पता था कि एक दिन हॉफनबर्ग और टावर फाइनेंशियल वाले मामले की परतें भी उधरेंगी। तो 1988 में साइड बाय साइड वो अपने एक एक्सक्लूसिव ब्रांड जे एप्स्टीन एंड कंपनी की नींव रख देता है और वो इस कंपनी के तहत उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहता है जिनकी वर्थ कम से कम $1 बिलियन हो, और एक रूल बनाता है आई ओनली मैनेज बिलियनर्स। और इस कंपनी के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट बनते हैं लेस्ली वेक्सनर। 1991 में एप्स्टीन मिस्टर वेक्सनर के $multi billion एम्पायर के पावर ऑफ अटर्नी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे एक $multi billion फर्म को रन करने वाला इतना इंटेलिजेंट इंसान एक कॉनमैन के झांसे में आ जाता है। तो एप्स्टीन उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करता है। पहला, जैसा कि सबको पता है कि वो ट्रस्ट हासिल करने में बड़ा माहिर है, वो वेक्सनर का ट्रस्ट हासिल कर लेता है। वेक्सनर उसकी प्रशंसा में कहता है कि इस आदमी का जजमेंट बड़ा गजब का और इसके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। दूसरा, उसके बाद वो वेक्सनर के जितने भी लॉयलिस्ट उसके आसपास थे पुराने, जैसे मिस्टर लेविन, उनको किक आउट करवाता है और उनकी जगह ले लेता है। तीसरा, मिस्टर वेक्सनर न्यूयॉर्क के एलीट सोशल सर्कल से नहीं आते हैं, वो मिड ईस्टर्न हैं। वो इसके ग्लैमर और स्मूथनेस से बड़े प्रभावित हैं। ये आदमी मिस्टर वेक्सनर का ऑल्टर ईगो बन जाता है और इस पावर ऑफ अटर्नी के साथ मिस्टर वेक्सनर के $multi billion एम्पायर के लगभग सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की ताकत अब एप्स्टीन के पास आ जाती है। और मिस्टर वेक्सनर उसके बाद अपना पूरा ध्यान अपना रिटेल ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट को बिल्ड करने में लगा देते हैं। 2007 में जब वेक्सनर और एप्स्टीन का फॉलआउट होता है, तब तक एप्स्टीन मिस्टर वेक्सनर की फैमिली को $46 मिलियन का चूना लगा चुका है। एप्स्टीन की ये सारी एक्टिविटी दुनिया के सामने हो रही हैं। ये इसकी वो दुनिया है जो दुनिया के सामने है, लेकिन दूर समुद्र में कहीं इसने एक और नई लंका बना रखी है जो अभी दुनिया के सामने नहीं है। द यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक 72 एकर्स का आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स। ये 72 एकर्स का आइलैंड है और 1998 में एप्स्टीन इसे $7.95 मिलियन में खरीद लेता है। और उसके बाद 2016 में कैरेबियन के आसपास एक दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट सेंट जेम्स। इसको भी ये $20 मिलियन में खरीद लेता है और उसका नाम रखता है अपने ही नाम पे सेंट जेफ। 1998 में इसने जो लिटिल सेंट जेम्स खरीदा था, उस आइलैंड पे वो पत्थरों का एक बहुत ही हाईटेक मैंशन बनवाता है। उसके साथ ही वो गेस्ट के लिए छोटे छोटे विलाज उसके आसपास बनाता है और एक मंदिर जैसा गोल्डन डोम वाला स्ट्रक्चर बनवाता है। हालांकि ये मंदिर नहीं है, इसमें एक जिम है और एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर एक हेलीपैड है, एक प्राइवेट डॉक है, एक बड़ा सोलर पावर प्लांट है और एक सिक्योरिटी बिल्डिंग जहां से पूरे इलाके की नजर रखी जा सकती है कि कौन आइलैंड पे आ रहा है, कौन जा रहा है। साथ में ही आइलैंड पर एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, यानी समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है। ये आइलैंड अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड है, इसको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। इस आइलैंड पर आउटडोर स्पीकर्स में धीमे धीमे मेडिटेटिव म्यूजिक बजता रहता है और पूरे सुकून का माहौल है। और ये लोलिता एक्सप्रेस अब आकर इसी आइलैंड पर रुकती है। ये आइलैंड अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अड्डा है। यहाँ पर बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बाराक, डोनाल्ड ट्रंप, इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रयू, ये लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं। ये कभी फिलेंथ्रोपी के नाम पर तो कभी प्राइवेसी की तलाश में यहाँ आते हैं। और इसी आइलैंड पर लोलिता एक्सप्रेस लेकर आती है उन छोटी बच्चियों और महिलाओं को जिनको मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग देने के बहाने इस आइलैंड पर लाया जाता है। और इसमें कई बार 11 साल की उम्र की छोटी बच्चियां भी होती हैं
और यहीं पर एप्स्टीन अपनी सहयोगी गिज़लेन मैक्सवेल के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग की पिरामिड स्कीम चलाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा का पूरा नेटवर्क ग्रूमिंग इंटरमीडियरीज के भरोसे चलता है। ग्रूमिंग इंटरमीडियरीज पहले की विक्टिम्स ही हैं जो बाद में पैसे के लालच में आकर इसी काम में शामिल हो जाती हैं। उन्हें रिक्रूटमेंट करने के लिए पैसा दिया जाता है, जितनी कम उम्र की बच्ची उतना ही ज्यादा पैसा। और एप्स्टीन अपने कॉन्टैक्ट्स का डर दिखाकर इनसे स्ट्रिक्ट एनडीएज यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अति का अंत होता है। pbs.org पर छपी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2005 में एक 14 साल की बच्ची के पेरेंट्स पाम बीच पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिख पाते हैं कि उनकी बच्ची को एप्स्टीन मेंशन पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है। चीफ माइकल रीटर के नेतृत्व में लोकल डिटेक्टिव्स की एक टीम इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है और वो 30 अंडर एज यानी माइनर गर्ल्स को आइडेंटिफाई कर पाती है जो एक्सप्लॉइट की गई थी। पुलिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाती है, लेकिन 2008 में मायामी स्टेट के अटर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के साथ नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट पर सहमत हो जाते हैं। बड़ा हल्ला मचता है। प्रेस इसे द स्वीट हार्ट डील का नाम देती है और उसे कोर्ट 2 स्टेट लेवल प्रोस्टिट्यूशन के मामलों में दोषी करार देता है और केवल 13 महीने की सजा सुनाता है, वो भी वर्क रिलीज प्रोग्राम के तहत, यानी वो दिन में आकर अपने ऑफिस में काम कर सकता है। अगले 1 दशक तक एप्स्टीन आजाद घूमता रहता है। लेकिन द मायामी हेराल्ड की एक रिपोर्टर जिनका नाम जूली के ब्राउन है, वो अपने 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद नवंबर 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, परवर्जन ऑफ जस्टिस। ब्राउन उन 60 विक्टिम्स को ढूंढ निकालती हैं जिन्हें स्वीट हार्ट डील के तहत चुप करवा दिया गया था और वो प्ली एग्रीमेंट्स के सारे राज दुनिया के सामने खोलकर रख देती हैं। पूरे देश में हंगामा मच जाता है। मिस्टर अकोस्टा, जो अब तक सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन चुके हैं, उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है और प्रोसिक्यूटर्स केस को रीओपन कर देते हैं। जूली ब्राउन ने जो एविडेंस खोजे, उनके आधार पर फेडरल एजेंट्स एप्स्टीन को जुलाई 6, 2019 को टेटरबरो एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार कर लेते हैं जब वो फ्रांस से लौट रहा था। उस पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे, लेकिन 10 अगस्त 2019 को गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही वो मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में अपनी सेल में मृत पाया गया। न्यूयॉर्क स्टेट मेडिकल एग्जामिनर्स ने बताया कि ये सुसाइड का केस था। जो लोग ट्रायल ऑफ सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे, वो उसे नहीं देख पाए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा कर चुके थे कि वो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेंगे। 2026 के शुरुआत में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट साइन होता है। जस्टिस डिपार्टमेंट 30,000 पेज की रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रखने को मजबूर हो जाता है। 2008 के केस में प्रिंस एंड्रयू का नाम आने से उनसे रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए थे। इसमें इलॉन मस्क का नाम भी आता है, लेकिन वो इसको सिरे से नकार देते हैं। क्या बिजनेसमैन, क्या हेड ऑफ स्टेट्स, क्या टेक टाइटन्स, क्या एकेडेमिया के लोग, हर फील्ड के लोग इसकी लिस्ट में शामिल हैं। इवन जब हमारे पीएम 2017 में इजराइल की स्टेट विजिट पर जा रहे थे, तो इसने भारत के एक जाने माने बिजनेसमैन का सहारा लेकर इंडिया के डिप्लोमेटिक सर्कल में घुसने की असफल कोशिश की। और अब 2026 में ये फाइल्स यूरोप में पीएम्स का करियर खा चुकी हैं। लंदन में कई लोगों का करियर पानी में गया। अमेरिका में ये फाइल्स एक पॉलिटिकल वेपन बन चुकी हैं। और ये फाइल से दिखाती हैं कि एप्स्टीन के लोग फ्रेंड्स नहीं थे, वो उसके पार्टनर्स इन क्राइम थे। ये किस्सा केवल एक आदमी के क्राइम का नहीं है। ये किस्सा एक ऐसी दुनिया का है जिसको जब तक ठंडी शैंपेन मिलती रहे, उसके सीक्रेट सेफ रहें, तब तक वो किसी भी क्राइम को अनदेखा कर सकती है।